Hello students, in this video we are going to discuss Newton's second law of motion. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बैलेंस फोर्स की बात की थी, दैट इज इक्विलिब्रियम। अब हम लोग बात कर रहे हैं अनबैलेंस फोर्स की, यानी कि न्यूटन सेकंड लॉ बोल सकते हैं दिस इज अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो अगर न्यूटन सेकंड लॉ को हम लोग डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum is directly proportional to the applied force. The rate of change of momentum is directly proportional to the applied force, and it's change the momentum in the direction of force, and it's change the momentum in the direction of force. So this is F is directly proportional to dp over dt. अगर मैं proportionality sign remove करूं, then we can use k be the constant, that is dp over dt. If k is equal to 1, then f vector is equal to dp over dt. अगर किसी भी बॉडी का मोमेंटम चेंज करना है देन वी कैन यूज फोर्स। इसका मतलब क्या किसी पर्टिकुलर बॉडी के पास v वेलोसिटी है, तो इस v वेलोसिटी को अगर मुझे चेंज करना है, एक्सेलरेशन लाना है, तो क्या मुझे फोर्स की जरूरत पड़ेगी? ऑफ कोर्स आपको फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो फोर्स इज व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन। जो कि एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करता है वही बताता है न्यूटन का सेकंड लॉ, ठीक है। इसका मतलब अगर एक पर्टिकुलर बॉडी रेस्ट पर है तो इसका मतलब क्या है? दोनों फोर्स कैसे होंगे? बराबर होंगे। F1 इज इक्वल टू F2, तभी ये कैसा रह सकता है? रेस्ट पे रह सकता है, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर ना हो, F1 इज नॉट इक्वल टू F2, तो इसके पास डेफिनेटली क्या आ जाएगा? एक एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन की वजह क्या हुई? फोर्स। अब जिधर रिजल्टेंट ज्यादा होगा, नेट रिजल्टेंट जिधर ज्यादा होगा उधर बॉडी जाएगी। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी चेंज होगी, इसका मतलब क्या है? उस पर एक्सेलरेशन आ गया। तो एक्सेलरेशन का कॉज क्या है बच्चों? फोर्स है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो कंडीशन है क्या अनबैलेंस्ड फोर्स की है? ऑब्वियसली दिस इज अनबैलेंस्ड फोर्स। और ये फोर्स कैसा है बच्चों? आपका बैलेंस्ड फोर्स, और ये है आपको अनबैलेंस्ड फोर्स। या हम लोग बोल सकते हैं समेशन F इज इक्वल टू 0 एंड हियर समेशन F इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो दोनों कंडीशन आपको पता होना चाहिए। दिस इज न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। अब यहां फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp ओवर dt। P हम लोगों को पता है इज इक्वल टू mb mb। क्या लिख सकते हैं इसको? m दैट इज dv ओवर dt, और f इज इक्वल टू ma, क्योंकि हमें पता है dv ओवर dt इज व्हाट? एक्सेलरेशन। सो दिस इज द फोर्स इज इक्वल टू ma, ठीक है। कहां से आया? इस फॉर्मेट को फॉलो करें, देखें। इसमें मोमेंटम आया, इसलिए हमने प्रीवियस वाली वीडियो में मोमेंटम को डिस्कस किया, ठीक है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp ओवर dt, तो दिस इज द कंसेप्ट, ठीक है। तो नोट करें इसको। हो गया बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू ma, ठीक है। ये न्यूटन सेकंड लॉ बताता है। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखें। एक फोर्स किसी पर्टिकुलर बॉडी पर लग रहा है, इसकी वैल्यू दे रखी 3i कैप प्लस 4j कैप न्यूटन, ठीक है। दे प्रोड्यूसेस द एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बॉडी के पास एक्सेलरेशन कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड mass of the body
उस बॉडी का मास क्या होगा। पहली बात, अगर हम लोग फॉर्मूले को देखें F बराबर ma, हमें निकालना क्या है m, तो m भी द मैग्नीट्यूड। अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो वेक्टर क्वांटिटी को किस में चेंज करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड फॉर्म में। तो इस f वेक्टर का मैग्नीट्यूड पहले निकालना होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड बहुत आसान तरीका है, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालो या किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, देन वी कैन यूज स्क्वायर रूट। तो ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा बच्चों 25 एंड दैट इज 5। सो दिस इज 5 न्यूटन। वैल्यू आपकी पता है, फॉर्मूला आपको पता है, पुट कर दीजिएगा F वेक्टर अपॉन a। तो यहां पर इसकी वैल्यू 5, एक्सेलरेशन 1 दे रखा है, तो मास आ गया 5 kg, देन 5 kg बी द मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो इस सवाल को आसान सवाल है, हम लोग इजीली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अभी हमने डिफाइन किया F इज इक्वल टू dp ओवर dt, P की जो वैल्यू है वो mp। ठीक है, अब जरा देखें, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं प्रोडक्ट रूल से, तो इसको मैं ले सकता हूं फर्स्ट, इसको सेकंड। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, F वेक्टर इज इक्वल टू फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, अब यहां अगर मैं मास की बात करूं तो मास वेरिएबल हो सकता है क्या, ऑफ कोर्स हो सकता है। तो मास को हम लोग न्यूटन्स लॉ में तो कांस्टेंट पढ़ेंगे, लेकिन आगे जब हम लोग सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे उसमें मास को हम लोग वेरी करेंगे। एक पर्टिकुलर बॉडी जिसका मास क्या होगा, वेरिएबल होगा। अब यहां पर तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो जब सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे वहां कैसा होगा बच्चों, वेरिएबल होगा। अगर इसकी कुछ कंडीशंस लें, इफ मास इज कांस्टेंट, किसी भी बॉडी का अगर मास कांस्टेंट होगा तो डेफिनेटली उसका dm ओवर dt भी क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट होगा। ठीक है, अगर dm ओवर dt कांस्टेंट होगा, इसका मतलब dm ओवर dt इज इक्वल टू 0। तो dm ओवर dt इज इक्वल टू 0, तो हमें मिलेगा क्या, फोर्स इज इक्वल टू m dv ओवर dt, m dv ओवर dt, जो कि अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, दैट इज F इज इक्वल टू ma। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो dv ओवर dt कैसे हो जाएगा बच्चों, 0। अगर dv ओवर dt 0 हो गया तो ये फैक्टर बच्चों क्या हो जाएगा, 0। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, v dm ओवर dt। F इज इक्वल टू v dm ओवर dt। ये कहां यूज करेंगे, ये तो समझ आ गया, F बराबर ma। जब F बराबर v dm ओवर dt आएगा, इसको कहां यूज करेंगे बच्चों, तो इसको यूज करेंगे जब हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे रिलेटेड टू द कन्वेयर बेल्ट एंड रॉकेट प्रोपल्सन के बारे में। ठीक है, तो उन प्रॉब्लम में हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं, सोचना क्या है। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो बच्चों, एक न्यूमेरिकल दे रखा है, ब्लॉक ऑफ 6 kg इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन, इट इज स्ट्रक बाय अ जेट रिलीजिंग वाटर एट अ रेट ऑफ 3 किलोग्राम पर सेकेंड, 3 किलोग्राम पर सेकेंड at a speed of 4 meter per second, calculate the initial acceleration of the block। तो एक ब्लॉक जिसका वेट 6 kg है, जो कि एक फ्रिक्शनलेस प्लेन पर रखा हुआ है, एक जेट जो वाटर को रिलीज कर रहा है, ठीक है, ठीक है, पानी से इस पर फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, रिलीजिंग वाटर एट अ रेट ऑफ 3 किलोग्राम पर सेकेंड से एट अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड दे रखी है बच्चों 4 मीटर पर सेकेंड।
किलोग्राम पर सेकेंड, यानी कि m ओवर t। अभी हमने पढ़ा है dm ओवर dt, ये दे रखा है 3 किलोग्राम पर सेकेंड। अब स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड पर कैलकुलेट करना है इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। अब ये दोनों चीजें दे रखी हैं, ठीक है। फॉर्मूला हम लोग के पास पता है, फोर्स इज इक्वल टू v dm ओवर dt। v dm ओवर dt, इसका मतलब v 4 dm ओवर dt देख लेते हैं 3, तो ये कितना आ गया बच्चों 12 न्यूटन। निकालना क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट मास, तो फोर्स 12, मास 6 kg, तो आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बी द आंसर, ठीक है। देखिए इसको नोट करें। नेक्स्ट देखिए बच्चों, a 600 kg रॉकेट इज सेट फॉर अ वर्टिकल फायरिंग if the exhaust speed is 1000 meter per second, then calculate the mass of gas ejected per second, that is dm over dt हम लोगों को फाइंड करना है। आगे कह रहा है to supply the thrust needed to overcome the weight of the rocket। it means that अगर रॉकेट ये कह रहा है फायर कर रहा है, तो फोर्स कहां लग रहा है बच्चों, ऊपर की तरफ, तो फोर्स बराबर v dm ओवर dt। अभी हम लोगों ने इसको डिफाइन किया था। तो अगर बॉडी का वेट की बात करें तो वो तो बच्चों डाउनवर्ड होगा, ठीक है, क्योंकि ये फोर्स ऊपर जा रहा है तो mg नीचे लगेगा, तो इसका मतलब फोर्स बराबर mg, फोर्स बराबर mg, फोर्स इज इक्वल टू mg। तो फोर्स कितना है बच्चों, v dm ओवर dt। तो फोर्स की जगह वैल्यू पुट करो, v dm ओवर dt इज इक्वल टू mg। निकालना क्या है आपको, dm ओवर dt, तो dm ओवर dt इज इक्वल टू mg ओवर v। mg m कितना है बॉडी के पास 600, g 10 ले लीजिएगा, v कितना दे रखा है 1000, तो ये कैंसिल आउट, तो आंसर आएगा 6 किलोग्राम पर सेकेंड। 6 किलोग्राम पर सेकेंड बी द आंसर। अच्छा न्यूमेरिकल है, समझिएगा इसको। रॉकेट ऊपर की तरफ गया, फोर्स ऊपर लगा, v dm ओवर dt, mg डाउनवर्ड, इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखो, फोर्स ऊपर mg नीचे, f बराबर mg, f बराबर mg, f बराबर जब mg होगा तो f की वैल्यू रखी v dm ओवर dt, mg के बराबर, तो dm ओवर dt निकाला यहां से, वो आ गया 6 किलोग्राम पर सेकेंड, ठीक है। नोट करो इसको। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एक ब्लॉक 5 kg जिसका मास है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है और एक इस पर 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है विद एंगल थीटा। एक्सेलरेशन निकालना है, कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन बराबर हम लोगों को होता है फोर्स पर यूनिट मास, ठीक है। अब लेकिन फोर्स कौन सा लगेगा, यहां तो दो फोर्स हो रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर इसको देखो तो F cos थीटा या 50 cos 30 डिग्री, और इसको देखा जाए 50 sin 30 डिग्री। तो दोनों में से कौन सा फोर्स लग रहा होगा, पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने देखा है, तो ये वाला फोर्स 50 sin थीटा, ये इसकी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, यानी कि एक्सीलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, टेंजेंशियल फोर्स, और डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, नॉर्मल, यानी कि परपेंडिकुलर फोर्स। तो डेफिनेटली लगने कौन सा वाला है, हॉरिजॉन्टल फोर्स, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स 50 sin 30 ओवर मास 5, तो 50 sin 30 1/2 over 5, 25 times, and this is 5 meter per second square be the answer, ठीक है। so this is your answer, ठीक है। just write down। हो गया बच्चों, चलिए। तो हमने पढ़ा सबसे पहले फर्स्ट लॉ, उसके बाद सेकेंड लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल। तो फर्स्ट लॉ क्या बताता है, अगर मुझे किसी भी पर्टिकुलर बॉडी की टेंडेंसी को चेंज करना है, देन वी नीड अ फोर्स टू चेंज द वेलोसिटी, ठीक है। यानी कि कंसेप्ट ऑफ फोर्स कौन बताता है, न्यूटन, फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या बताता है कि मुझे फोर्स कितना चाहिए, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। एक पर्टिकुलर बॉडी की टेंडेंसी को अगर मुझे चेंज करना है तो मुझे कितना फोर्स लगाना होगा, ठीक है। यानी कि कॉज ऑफ एक्सेलरेशन इस फोर्स जो बताता है न्यूटन, सेकेंड लॉ, ओके। अब थर्ड लॉ क्या बताएगा, थर्ड लॉ बताता है बच्चों कि हम फोर्स कैसे लगाएं, ठीक है, हाउ टू अप्लाई द फोर्स।
ऑन अ बॉडी, किस तरीके से हम फोर्स अप्लाई करें एक बॉडी पर, हमें फोर्स कैसे लगाना होगा एक पर्टिकुलर बॉडी पर, जो बताएगा न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, तो आपसे याद रखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ फोर्स की कंसेप्ट को बताता है कि अगर किसी पर्टिकुलर बॉडी की टेंडेंसी अगर मुझे चेंज करनी है देन वी नीड अ फोर्स। सेकंड लॉ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। थर्ड लॉ कि मैं फोर्स कैसे लगाऊं। ठीक है, तो आज हम लोग वीडियो यहीं खत्म करते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।